इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं एआई के 3 डोमेन्स होते हैं, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी, जिसमें डेटा साइंस एंड कंप्यूटर विजन आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपका थियोरी एग्जाम का पार्ट है। और आज हम इसी चैप्टर को देखेंगे। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एनएलपी। एनएलपी होता क्या है? तो एनएलपी क्या है? ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अनेबल्स कंप्यूटर्स टू प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और वॉइस डेटा। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि ये जब मशीन कोई भी मॉडल मिमिक करता है ह्यूमन कन्वर्सेशन को, इट मीन्स कि वो इंसान के साथ, इंसान की लैंग्वेज में, ह्यूमन बीइंग के साथ, ह्यूमन बीइंग के लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर सकता है, वो क्या है? हमारा एनएलपी। और जब ये मतलब आपका किसी डिवाइस में ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्सेशन कर सकता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एनएलपी फीचर के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। ठीक है ना। अब इसके में सवाल है कि इसके एनएलपी के एग्जांपल्स क्या है? तो ओके गूगल हो गया, हे सीरी हो गया, कोर्टाना हो गया, बिक्सबी है आपका सैमसंग का। तो ये सब है हमारे बेटा एनएलपी के एग्जांपल्स। एंड नाउ एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी क्या है? पहला है ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि मेंशन सम एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी। तो ये इसमें मैं जितने पॉइंट्स आपको कर रही हूँ, आप को हेडिंग लिखना है और उसके बाद 1-2 लाइंस में उसको डिस्क्राइब भी कीजिए अच्छे से। अगर आप टाइम है आपके पास तो आप डायग्राम के थ्रू भी डायग्राम भी एक स्केच कर सकते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कम से कम तो मोटे अक्षरों में उसकी हेडिंग लिखिए और 2-4 लाइंस के उसको डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है। आइए देखते हैं ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन क्या होता है। यहाँ डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे 3 आपको दिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स को क्या किया है? कुछ पॉइंट्स मतलब सबका समरी इसने एक डॉक्यूमेंट में बना दिया है। इसी तरीके इन सारे बुक्स की समरी इसने यहाँ पर इस पेज में क्या किया है? इंक्लूड कर दिया है। तो इस तरीके से एनएलपी टेक्निक वेयर ए कंप्यूटर प्रोग्राम शॉर्टेंस लॉन्गर टेक्स्ट एंड जनरेट समराइजेस टू पास द इंटेंडेड मैसेज एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज रिटेन्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना और उसमें से समराइज करना, कंक्लूड करना ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन का काम है, जो कि एनएलपी का फीचर है, वो पॉसिबल कर पाते हैं। इसके बाद इसका यूज़ कहाँ होता है भाई? तो एकेडमिक है, रिसर्च है, हेल्थ केयर सेटिंग्स में इसके यूजेस है। और फिर ऑनलाइन एंड डिजिटल न्यूज़ लेटर में भी इस ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन फीचर यूज़ किया जाता है। एजेंसीज अप्लाई दिस ऑन सोशल मीडिया पोस्ट टू मेक द पर्सोना स्केच ऑफ द पर्सन। क्लियर? ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन ये फर्स्ट फीचर था, एप्लीकेशन था एनएलपी का। दूसरा है आपका टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जहाँ जैसे कि यहाँ पे डायग्राम से क्लियर हो पा रहा होगा, ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डेटा सेट है। यहाँ पे इसने क्या किया? इसको क्लासीफाई कर दिया। इट मीन्स कि अगर समथिंग रिलेटेड टू आर्ट तो वो आर्ट वाले पोर्शन में सेंड करेगा उसे, समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस देन वो बिजनेस वाले में पोस्ट करेगा, फिर समथिंग रिलेटेड टू कल्चर, मतलब ये क्या करता है? डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देता है और उससे रिलेटेड डेटा को उसी सेक्शन में स्टोर करता है। सो दैट क्या होता है? आपका क्रियोस कम होता है, डेटा साइज रिड्यूस होता है और डेटा का रिट्रीवल, एक्सट्रैक्शंस बहुत ईजी होता है सेक्शन वाइज। ठीक है ना। अगर मुझे स्पोर्ट्स से कोई रिलेटेड डेटा चाहिए तो मैं उसी सेक्शंस में वो क्या करेगा? उस सेक्शन को रेफर कर देता और इन्फॉर्मेशन जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे उस सेक्शन में वहाँ पे स्टोर्ड होंगे और वहाँ से फिर रिट्रीवल मेरा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से काम को सिंप्लीफाई भी करता है कौन? टेक्स्ट क्लासिफिकेशन फीचर ऑफ एनएलपी। तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट इनटू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप यूजिंग एनएलपी एंड अदर एआई टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड टैग्स एंड कैटेगरीज सच एज स्पोर्ट्स आर्टिकल, ठीक है ना, टेक्निकल रिव्यूज, पॉलिटिकल एसे एंड सो फॉर्थ। तो इस तरीके से हमारा ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन था, जो कि हमारा दूसरा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल असिस्टेंट। आप यहाँ पे देख रहे हो
डायग्राम में भी आप ध्यान देना बेटा। डिजिटल असिस्टेंट में क्या होता है, वी ऑल हेयर दिस कॉल मे बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी पर्पसेस बट रेयरली डू वी वंडर व्हाट गोज बिहाइंड दैट other than for training. This recording go into the database for an NLP system to learn from and improve in the future. Automated system direct customer call to service representative or online chatbots which respond to customer request with helpful information. This is an NLP practice that many companies including large telecommunication providers have to put to use. Digital assistant का मतलब है कि आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है विदाउट, यहाँ पे क्या होता है कि बोट्स होते हैं या फिर मॉडल्स को, एआई मॉडल्स को ट्रेंड किया जाता है कुछ क्वेरीज के साथ, सो दैट कि अगर कोई कस्टमर आपको कॉल कर रहा है या टेक्स्ट मैसेज कर रहा है तो वो अपने लेवल पे ही उन क्वेरीज को वो क्या कर लेते हैं, हैंडल आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा एनएलपी क्या होता है, ये डिजिटल असिस्टेंट का फीचर। यहाँ पे क्या किया जाता है, बैकग्राउंड में आपका एनएलपी वर्क कर रहा है। दिस कॉल में भी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी पर्पजेज, आपने सुना होगा ना। तो इस टाइप ये क्या किया जाता है, फर्दर मशीन को ट्रेन करने के लिए और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए उस चीज़ को हम क्या करता है, रिकॉर्ड किया जाता है। हम जो भी इंट्रैक्शंस होते हैं, जो भी क्वेरीज होते हैं कस्टमर्स के, सो दैट कि मशीन को और भी ज़्यादा ट्रेंड कर, डेटा के साथ ट्रेंड करके उसको और भी ज़्यादा परफेक्ट बनाया जा सके। ठीक है ना बेटा, ये है हमारा डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट है हमारा चैटबॉट। चैटबॉट आपने देखा ही होगा, यहाँ पे देखिए ये फीचर है, ये स्मार्ट बॉट है, ये सिंपल बॉट है। यहाँ पे देखिए चैटबॉट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स ह्यूमन कन्वर्सेशन थ्रू वॉइस कमांड और टेक्स्ट मैसेजिंग यूजिंग अ नेचुरल लैंग्वेज से इंग्लिश टू एकम्प्लिश ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है ना, यहाँ पे चैटबॉट्स हैं जो हम ये क्या करते हैं, ये भी एक एआई मॉडल है और जो इंट्रैक्शन कर रहा है चैटबॉट या जो रिप्लाई कर रहा है टेक्स्ट का टेक्स्ट में, वॉइस का वॉइस में, तो ये एनएलपी का फीचर है। चैटबॉट आपका एनएलपी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, व्हाट इज चैटबॉट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैटबॉट, तो वो भी हम देखेंगे। बस जस्ट फॉर आपकी इंफॉर्मेशन एक चीज़ और मैं बता दूँ कि फर्स्ट chatbot made in 1966 named Elijah, whose purpose was to give an accurate simulation of a human conversation. Clear? तो फर्स्ट चैटबॉट बना था 1966 में और उसका क्या नाम था बेटू, एलिजा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट दो टाइप के आप कैटेगराइज कर सकते हो चैटबॉट को। फर्स्ट वन इज द स्क्रिप्ट बॉट एंड सेकेंड वन इज द स्मार्ट बॉट। स्क्रिप्ट बॉट में क्या होता है कि इजी टू मेक एंड लेस इंटरेक्टिव, लिमिटेड फंक्शनैलिटी, और इसके बाद स्क्रिप्ट दैट इज प्रोग्राम, ये क्या हुआ है कि जो उसको प्रोग्राम किया जा सकता है उसका वर्क रेंज उतना ही लिमिटेड है, वो विद इन द उसी मतलब आपका जो इसका क्राइटेरिया होता है, इसकी फंक्शनैलिटी होती है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट के साथ वर्क करता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, बॉट्स यूज्ड ऑन द कस्टमर केयर सेक्शन और वेरियस कंपनीज, these bots answer some basic queries that they are coded for and connect them to human executive once they are unable to handle the conversations। ठीक है ना, कुछ टेक्स्ट जो इनिशियल कुछ बेसिक क्वेरीज को ही ये क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, जिनको कि पहले से प्रोग्राम्ड करके इनमें फिट किया हुआ है। अब स्मार्ट बॉट देखते हैं क्या होता है। स्मार्ट बॉट आर फ्लेक्सिबल, पावरफुल एंड आर मोर इंटरेक्टिव। क्लियर, नेचुरल स्मार्ट वर्ड से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है भाई, हमारे फ्लेक्सिबल है, पावरफुल है और ज़्यादा इंटरेक्टिव है कंपेरेटिवली स्क्रिप्ट बोर्ड के। इसके बाद स्मार्ट बोर्ड्स हैव वाइड फंक्शनैलिटी। क्लियर, स्मार्ट बोर्ड्स आर मेड यूजिंग कोड एंड वर्क ऑन बिगर डेटा बेसिस एंड अदर रिसोर्सेज डायरेक्टली। एग्जाम्पल में आपने एंड्रॉयड फ़ोन का बात, ओके गूगल देखा आपने, गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है, कोर्टाना है, सिरी है, ये सब आपके स्मार्ट बॉट में आ जाएंगे। तो एग्ज़ाम में आता है, तो ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में बेटा स्क्रिप्ट बॉट और स्मार्ट बॉट। अच्छे नंबर पाने के लिए आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, तो आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आंसर स्किल अच्छा होना चाहिए, आप साफ़ सुथरी लिखिए, जितना भी लिखते हैं आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट के साथ लिखते हैं, नीट एंड
क्लीन होना चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बेटा। आज मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, तो इस टाइप का कंपैरिजन आता है तो उसे टेबुलर फॉर्म में पॉइंट वाइज करके लिखिए, ठीक है। अब प्रिपरेशन ही उस लेवल से कीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। इसके बाद है हमारा स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन मतलब स्पीच टू टेक्स्ट, वॉइस टाइपिंग आपने किया है तो ये कौन पॉसिबल बना पा रहा है? एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यहाँ पे देखिए, टेकिंग इनपुट इन फॉर्म ऑफ ऑडियो और वॉइस डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू टेक्स्ट डेटा। हमारा जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको वो क्या करता है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से समथिंग टू सिरी और गूगल असिस्टेंट, इट शोज द टेक्स्ट ऑफ व्हाट वी सेड। जो भी हमने बोला उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्पीच रिकॉग्निशन। और इसके बाद है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। सॉरी, इसमें क्या है? टेक्स्ट टू स्पीच। हमने इसमें देखा था स्पीच टू टेक्स्ट, और इसमें क्या है? टेक्स्ट टू स्पीच। अब ये क्या है आपका? वाइस एंड वर्सा है। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पॉइंट आपका उसी से निकल गया। यहाँ देखिए ई लर्निंग में है आपका। और इसके बाद जनरेटेड और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज रिप्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ human language. For example, when we ask for some information from Siri or Google Assistant or Alexa and it replies in speech form in a human like language, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या है मेरा? natural language generation, which is also the applications of NLP. एंड नाउ सेंटिमेंट एनालिसिस। यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे सेंटिमेंट में पॉजिटिव, न्यूट्रल और निगेटिव फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे आपने स्टार रेटिंग्स भी देखा होगा। बेसिकली ये होता क्या है? ये सेंटिमेंट एनालिसिस का फीचर है जो कि एनएलपी प्रोवाइड करवाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है? इट एनालाइजेज द टेक्स्ट और स्पीच टू टेक्स्ट टू रिकॉग्नाइज द सेंटिमेंट और इमोशंस एक्सप्रेस्ड इन इट, ठीक है ना। इसके बाद है इट हेल्प्स अस टू एनालाइज द एटीट्यूड एंड इमोशनल स्टेट ऑफ द राइटर और द पर्सन हु इज कमेंटिंग ऑन द पोस्ट। किसी भी पोस्ट पे क्या कमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या माइंड सेट है, ठीक है ना, वो क्या फीलिंग्स है, वो क्या रिव्यूज दे रहा है। इट मीन्स कि वो क्या किसी भी जो भी ब्रांड है के प्रोडक्ट से वो खुश है, या फिर उसका ओपिनियन न्यूट्रल है, उसने कुछ भी ओपिनियन नहीं दिया प्रोडक्ट के रिव्यू से रिलेटेड, या फिर वो प्रोडक्ट के सर्विसेज में कुछ मॉडिफिकेशंस चाह रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाह रहा है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव, न्यूट्रल और निगेटिव रिस्पॉन्सेज के फॉर्म में रिकॉर्ड आपका कौन करता है? एनएलपी। इसे हम ओपिनियन माइनिंग भी कहते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस को ओपिनियन माइनिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये लाइन है, ऑर्गेनाइजेशंस कैन गेट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। हम क्या करते हैं? इस तरीके से हम रेटिंग्स देते हैं। हमें जस्ट एक बटन क्लिक करना होता है या उस पर क्लिक करना होता है, और आपका रिव्यू, आपका जो भी माइंडसेट है वो हमारे बैक एंड पे कस्टमर सपोर्ट जो दे रहा है, जो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पास पहुंच रहा है। कैसे पहुंचता है? and यहाँ पे organizations can get feedback from customers about their service or product by identifying and extracting information based on their comments given in the feedback के आधार पे इस तरीके से वो वहाँ उन तक पहुँच जाता है। यहाँ पे इसके बाद ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को भी एक आप अपनी साइड से भी रीड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो वैल्यूज़ रीड किए जाते हैं, किस फॉर्म में? पॉजिटिव, निगेटिव या फिर न्यूट्रल के फॉर्म में। और इस तरीके से आपने देखा भी होगा, जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपके इस तरीके से आपके रिव्यूज़ को रिकॉर्ड किया जाता है ना। एंड नाउ नेक्स्ट है आपका ऑटो कंप्लीट इन सर्च इंजन। ऑटो कंप्लीट इज अ फीचर विद इन गूगल सर्च और याहू पे भी है आपका, दैट मेक्स इट फास्टर टू कंप्लीट सर्चेज दैट यू स्टार्ट टू टाइप। जैसे हमने कुछ वर्ड लिखा और इससे वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में ये दिखाता जाता है। इट मीन्स कि हम इससे क्या होता है, हमें इजी पिक करने में इजी हो जाता है। सपोज कि मुझे स्टॉक मार्केट लिखना है तो मुझे कंप्लीट यहाँ पे टाइप भी नहीं करना पड़ा। जैसे मैंने स्टॉक लिखा, इसने खुद ही सजेस्ट कर दिया कि वुड यू वांट टू सर्च स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट क्रैश, इस टाइप के। मतलब इससे रिलेटेड जितने कीवर्ड्स थे वो
ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में दिखाता जाता है। आपने भी खुद एक्सपीरियंस किया होगा कितनी बार। तो ये फीचर भी हमारा NLP का ही फीचर है, ऑटो कंप्लीट इन सर्च इंजन। इसके बाद है ग्रामर चेकर्स, सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्रामर चेकर्स दैट यूज NLP। ग्रामरली आपने देखा होगा, वाइट स्मोक है, प्रो राइटिंग हेड है। तो ये क्या है, ये भी हमारा NLP का है। देखिए एक एक लाइन में अगर आप इन पॉइंट्स को मैं इसलिए रिकॉल करवा रही हूँ कि आपको एकदम से याद रहे, ठीक है बेटो। इसके बाद है मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हम क्या कर सकते हैं, मोर देन 100 अदर लैंग्वेजेस, नॉट ओनली इन इंग्लिश, नॉट ओनली ऑन हिंदी। हम किसी भी 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेज में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को। तो ये फीचर भी हमारा NLP का है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आपने यूज़ किया होगा यूनिकोड। आप देखिए मैं आपको एक जस्ट आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं अगर लिखूँ जस्ट ऑनलाइन गूगल इनपुट, यहाँ देखिए सर्च आ गया। यहाँ पे देखिए आपको मैं लैंग्वेजेस दिखाती हूँ। यहाँ देखो इतने सारे लैंग्वेजेज हैं बेटा। यहाँ पे आपने देखा होगा, देखो कितने सारे लैंग्वेजेज है। इस लैंग्वेजेज में किसी भी वर्ड को आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मुझे हिंदी चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगी हेलो, देखो आ गया ना। तो इस तरीके से आपको संस्कृत चाहिए, उर्दू चाहिए, फारसी चाहिए, इस सारे लैंग्वेजेस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। तो ये है ना बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग और माइंडसेट गेम कह लो आप इसे, कि कितना आपका डिफ़िकल्ट टास्क ये इजी करके आपको एक पल में दे रहा है, विद इन अ सेकेंड दे रहा है ना। तो ये है हमारा NLP फीचर, ठीक है ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसके बाद है ईमेल फिल्टरिंग। कौन सा मेल इनबॉक्स में जाएगा, कौन सा मेल आपका स्पैम में जाएगा, सर्टेन कीवर्ड्स के बेस पे ये बाइफरकेट करता है कि वो इनबॉक्स के लायक है या फिर स्पैम है। तो इस तरीके से ईमेल फिल्टरिंग का काम भी कौन कर रहा है, NLP। अब इसके बाद है प्रिडिक्शन ऑफ डिजीजेज में भी NLP यूज़ होता है। यहाँ डायग्राम पे भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वर्ड सेंस डिसएम्बिग्यूशन का मतलब है कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंज अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। किस सिचुएशन में कौन से वर्ड का क्या मीनिंग पिक करना है, ये काम भी आपका NLP का बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, देखिए माई बुक्स आर लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ माई टेबल। क्लियर, यहाँ पे राइट साइड ऑफ माई क्लियर है सेंटेंस से। दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, आई फील माई बॉस इज ऑलवेज राइट। यहाँ पे राइट और यहाँ पे राइट, दोनों सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग शो कर रहा है। तो NLP इस चीज को आइडेंटिफाई करेगा कि किस सेंटेंस में थीम के अकॉर्डिंग कौन से वर्ड का क्या मीनिंग पिक करना है। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इट इज राइट टू बी एट होम व्हेन इट इज रेनिंग आउटसाइड। यहाँ भी राइट का अलग मीनिंग आ रहा है ना। तो इस तरीके से इन तीनों सेंटेंसेस में उसके वर्ड के सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को पिक करना, मीनिंग को पिक करने का काम डिसएम्बिग्यूशन का ये जो फीचर है NLP करता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, डिसएम्बिग्यूशन का मतलब है अ वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स एंड द मीनिंग फिट्स इनटू द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद आइए कॉन्सेप्ट्स ऑफ NLP। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये भी आपका आएगा एप्लीकेशंस ऑफ NLP। तो आपको ये सारे पॉइंट्स में से अगर मान लो 4 या 5 पॉइंट भी आपके माइंड में स्टोर हो जाता है और आप इसको डिस्क्राइब कर पाते हो, तो आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। एंड नाउ कॉन्सेप्ट्स ऑफ NLP में बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, जो इस पूरे चैप्टर का, NLP चैप्टर का आप एक तरीके से कह सकते हो कि बेस है, समरी है। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन सिंप्लीफाइज द टेक्स्ट इनपुट और स्पीच टू टेक्स्ट रिजल्ट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करके, डेटा साइज को रिड्यूस करके और उसके बाद उस चीज़ों को प्रोसेस करता है हमारा। इसमें एक्चुअली बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है। हम एक एक करके इन सारे स्टेप्स को देखेंगे और टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे देखिए पहला है आपका सेंटेंस सेगमेंटेशन। दूसरा स्टेप याद रखिएगा बेटा, इस टाइप से ही आपको याद रखना है, ये नहीं उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा कि पहले रिमूव को कर दिया फिर सेंटेंस कर रहे हैं। ये जिस सीक्वेंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसी सीक्वेंस में आप लिखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्री बोर्ड में नहीं आया तो नेक्स्ट प्री बोर्ड में भी लेकिन ये जरूर आएगा। पहला स्टेप कैसे टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप है आपका सेंटेंस सेगमेंटेशन, दूसरा है टोकेनाइजेशन, तीसरा है रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर, चौथा है स्टेमिंग, पांचवा है लेमनाइजेशन और उसके बाद है कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस और उसके बाद है फाइनली कन्वर्टिंग देम टू नंबर। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सेंटेंस सेगमेंटेशन क्या होता है? सेंटेंस सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द होल टेक्स्ट इनटू ए स्मॉलर कंपोनेंट्स दैट इज इंडिविजुअल सेंटेंसेस। आपको क्या कहना है? होल कॉर्पस गेट्स रिड्यूस टू सेंटेंसेस। ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आप ये जो देख रहे हो ये कॉर्पस है। क्लियर? ये क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज कॉर्पस, तो कलेक्शंस ऑफ पैराग्राफ्स। ठीक है ना, जो पैराग्राफ जिसमें डिस्क्राइब होता है बिल्कुल विदाउट आप कह लो कि यहाँ पे जब एक साथ कंबाइंड फॉर्म में दिखता है डॉक्यूमेंट तो वो क्या है हमारा कॉर्पस है। और जब हम किसी कॉर्पस को सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देते, अब सवाल है कि सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट फुल स्टॉप आपका इनकाउंटर होता है ना ये डॉक्यूमेंट 1 कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा फर्स्ट फुल स्टॉप दिखा तो हेलो वर्ड, ये इसमें हालांकि 2 ही वर्ड मुझे दिख रहे हैं लेकिन ये डॉक्यूमेंट 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर से फुल स्टॉप तक ये डॉक्यूमेंट 2 आएगा, फिर ये डॉक्यूमेंट 3, फिर ये डॉक्यूमेंट 4। इस तरीके से इस कॉर्पस में को हमने क्या किया, सेगमेंट कर दिया। बाय सेगमेंट का मतलब होता है डिवाइड कर दिया, किसमें? हमने डॉक्यूमेंट्स में। और कैसे डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करना है? फुल स्टॉप को जहाँ पे पहला मिलता है वो डॉक्यूमेंट 1 हो गया, जहाँ पे दूसरा मिल रहा है वो डॉक्यूमेंट 2 हो गया, जहाँ पे तीसरा मिल रहा है वो डॉक्यूमेंट 3 हो गया। इस तरीके से बहुत है ना ये इजी स्टेप। तो पहला याद रखना बेटू, मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ बेटा आप लोग बिल्कुल लाइटली लेते हो, चीज़ों को समझो। एक बार आपने ध्यान से देख लिया फिर आपको दोबारा एकदम से याद आ जाएगा एक बार एक नज़र देखने में ही। फर्स्ट है सेंटेंस सेगमेंटेशन, और कैसे करना है सेंटेंस सेगमेंटेशन वो भी मैंने आपको समझा दिया। दूसरा है टोकेनाइजेशन। टोकेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ splitting up individual sentences into smaller units called tokens। एनी वर्ड, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसमें काउंट होते हैं। जैसे माई बुक्स आर लाइंग, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक कॉर्पस है, इसके टोकन्स को काउंट करूँ तो फर्स्ट वर्ड को यहाँ पे ऐसे ही बनाना बेटू। ऐसे अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाता है कि फाइंड हाउ मेनी टोकन्स आर देयर इन द कॉर्पस, तो आपको इसी तरीके से, ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल कितने बॉक्सेस बनाओ, आप कोशिश करो कि इन सारे को ऐसे टेबल के फॉर्म में ऐसे लिख दोगे तो आपका गलती होने के चांसेस नहीं होगा। देखो जैसे माई था तो यहाँ पे मैंने माई लिख दिया, बुक्स है तो बुक्स यहाँ लिख दिया, आर है या मतलब इस तरीके से सबको। और यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ मैंने फुल स्टॉप को भी यहाँ चूंकि ये टोकनाइजेशन में ये भी काउंट होगा क्योंकि डेफिनेशन में गिवन है स्पेशल कैरेक्टर्स को भी काउंट करता है। तो एक फुल स्टॉप ये, एक फुल स्टॉप ये, और बाकी तो वर्ड्स हैं ही। तो इस तरीके से आपको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस कॉर्पस में कितने टोकन्स है? 20 टोकन्स है। और आप इसी तरीके से कोशिश करना बनाने की, तो आपके गलती के चांसेस नहीं होंगे। एक एक नंबर आपको बिल्कुल बेटा आपको कट नहीं करवाना है, एक एक नंबर के लिए आपको फाइट करना है और आप बिल्कुल आपको एज इट इज आपको एग्जाम में लेके आना है। आप इस तरीके से लिखो, एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ही नहीं पाए। इसके बाद है रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स। गला थोड़ा खराब है, मे बी आपको साउंड कभी कभी ब्रेक हो रहा होगा या जो भी, तो उसके लिए मैं बिल्कुल आई एम वेरी सॉरी।
ना रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका कुछ वर्ड्स जो फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं किसी कॉर्पस में बार बार आ रहा है, जैसे वॉज आ रहा है, एम आ रहा है, द आ रहा है, ऑन आ रहा है, और कॉर्पस आपका मान लो 500-600 लाइंस का डॉक्यूमेंट्स है, तो वहाँ पे क्या करना होता है कि ये क्या जो बार बार रिपीटेड वर्ड्स है ना उनको वो स्टॉपिंग वर्ड्स मानता है जो वर्ब है, और तो वो क्या करता है उन वर्ड्स को वो हटा देता है, रिड्यूस आउट कर देता है, सो दैट कि डेटा साइज आपका रिड्यूस हो जाए। यहाँ पे देखिए, in this step the unnecessary tokens are removed from the token list, that is removes the words that if removed would not affect the meaning of the sentence। अगर उनको वर्ड से सेंटेंस से हटा दिया जाए तो मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है ना, मीनिंग एज इट इज होना चाहिए, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम रहे। इन अदर वर्ड्स इट रिमूव्स द फिलर वर्ड्स दैट अपीयर वेरी फ्रिक्वेंटली, लाइक एंड है, द है, ए है, ऑन है, तो इन सारे स्टॉप वर्ड्स को अगर हटा भी देते हैं तो मीनिंग ना चेंज हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं, रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स। ठीक है ना, तो ये मेरा कौन सा स्टेप है, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का स्टेप नंबर 3 मैंने आपको डिस्कस किया। अब इसके देखिए, अगर रिमूव करता है ऐसे वर्ड्स को, द है, एन है, ऑन है, ए है, वाज है, एम है, तो इसके क्या फायदे हैं। On removing the stop words, data size decreases as fewer tokens are now stored। ठीक है ना, डेटा साइज रिड्यूस करना अल्टीमेट गोल है इसका। एंड नाउ द टाइम टू ट्रेन द मॉडल ऑल्सो डिक्रीजेज विद द रिड्यूस्ड साइज ऑफ द डेटा सेट। मॉडल को ट्रेन करने के का टाइम भी क्या हो जाता है हमारा, कम डेटा सेट के साथ हमें ज़्यादा कम एफर्ट के साथ हम उसे अच्छे से अच्छा ट्रेन कर सकते हैं। It helps in improving performance as there are fewer and only significant tokens left। जो वर्ड्स मीनिंग रखते हैं और इम्पॉर्टेंट है उस सेंटेंस के मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या तो वैसे वर्ड्स क्या हो जाते हैं, वैसे वर्ड्स ही बचते हैं, और उसके साथ क्या कर सकते हैं, मॉडल की एक्यूरेसी क्या होती है, बढ़ती है, इम्प्रूव करना आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ स्टॉप वर्ड्स के लिस्ट बनाए हैं, ए है, ऑफ है, ऑन, एम, ठीक है ना। यहाँ एग्जाम्पल्स पे भी, हर एग्जाम्पल पे, डायग्राम पे आप ध्यान दीजिए, वहाँ भी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश करी है। तो एक भी डायग्राम जो भी वीडियो के लास्ट तक स्टार्टिंग से आया था तो उसको स्किप मत कीजिए, और एक जरा सा एक झलक उस पर भी नज़र रखिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ इस एग्जाम्पल से समझते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग। यहाँ पे कोई मान लो एक डॉक्यूमेंट है, ये गिवन है, यहाँ पे हमने टोकन्स लिख दिया। अब यहाँ पे टोकन्स में स्टॉपिंग रिमूव वर्ड्स, मतलब द अगर हटा भी दे क्विक के आगे से तो क्या मीनिंग चेंज हो जाएगा सेंटेंस का, नहीं ना, तो हटा दो इनको। जिन वर्ड्स के हटाने से मीनिंग चेंज नहीं होता है, हटा दीजिए। तो ये जैसे द है, फिर यहाँ से द हटा दिया तो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस मेरा रह गया, मीनिंग एज इट इज़ है आपका सेंटेंस का। तो इसे हम क्या कहते हैं, हम रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड्स, रिमूविंग ऑफ स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड को हम फिलर वर्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेटा कि जो हमारा इस डायग्राम में अगर आप देखें तो बोलेगा कि स्टॉप वर्ड्स जो हैं इसको एक्सप्लेन कीजिए, मतलब इस डायग्राम को एक्सप्लेन कीजिए। तो कहने का मतलब है जो अगर कंक्लूड करती हूँ मैं इस डायग्राम से, जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, वो बार बार कॉर्पस में अपीयर होते हैं, और जो मीनिंगफुल सेंटेंसेस हैं या रेयर या वैल्यूएबल वर्ड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है ना, लोअर होती है। तो इस तरीके से स्टॉप वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी को ये शो कर रहा है और ये रेयर वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। क्लियर। एज सोन इन द डायग्राम ग्राफ, द ऑकरेंस एंड वैल्यू ऑफ ए वर्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
ठीक है ना। ऑकुरेंस एंड वैल्यू, वैल्यू का मतलब है इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये रेयर वर्ड्स की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका क्या है, अपीयरेंस कम है, ऑकुरेंस कम है ना। तो इस तरीके से स्टॉप वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी, ऑकुरेंस क्या है, ज्यादा है और वैल्यू कम है, ठीक है ना। इज, वाज, ठीक है ना। इन सारों को अगर हम वर्ब फॉर्म में हटा भी दें तो इससे कुछ खास वैल्यू फर्क नहीं पड़ता उसके मीनिंग, उसके सेंटेंस में। तो इस तरीके से ये क्या है, इन दोनों के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, रिलेशन है। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा और आ सकता है। स्टेमिंग, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है। इसके बाद देखिए स्टेमिंग, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का नेक्स्ट चौथा स्टेप है हमारा स्टेमिंग। स्टेमिंग में क्या करता है, स्टेमिंग मीन्स कन्वर्टिंग ए वर्ड इनटू ए स्टेम। इन अदर वर्ड द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ड इज नोन एज stemming. For NLP, stemming takes place by removing prefixes and suffixes at the beginning or at the end of each word. एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखो स्टडीड है, ठीक है ना। तो स्टडीड में हमने क्या किया, इसने क्या किया, ईडी हटा दिया। तो ईडी ये क्या है, इस वर्ड का रूट फॉर्म क्या आ जाएगा, स्टडी, जो कि स्टैंडर्डाइज है। तो स्टैंडर्ड होता है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड, STANDARD, IZD को हटा दिया ना। इसी तरीके सिंप्लीफाइड में ईडी हटा देगा, ड्राइव्स में एस हटा देगा। तो ये क्या हो गया, इसके हटाने के बाद जो वर्ड बच जाता है ना, वो इस वर्ड का रूट वर्ड कहलाएगा, ठीक है ना। इसका कोई मे बी और मे नॉट बी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता है या बन भी सकता है। तो इससे कोई उतना खास फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या करता है, ब्लाइंडली सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस को हटा देता है जनरली, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कंसल्ट है, तो मेन वर्ड हमारा यहाँ से कंसल्ट निकल रहा है। बाकी जिसके भी एंड में ING है या S है या VIVE है, तो इन सबको क्या कर रहा है, ये रिड्यूस आउट, ट्रिम आउट कर देता है, ठीक है ना। अ स्टेम इज द पार्ट ऑफ द वर्ड टू विच द इन्फ्लेक्शनल चेंजिंग ड्राइविंग एफिक्सेस आर एडेड सच एज ED IGME। ये ठीक है, बस एक छोटा सा डेफिनेशन दे रखा था। तो आपको क्या समझना है, बेसिक की लास्ट का जो भी अगर ED है, IZ ही है, IZ है, उसको वो हटा देगा और उसके बाद जो वर्ड बच जाएगा वही उसका वो स्टेमिंग का वर्ड कहलाएगा। लेमनाइजेशन क्या है, द ओरिजिनल वर्ड इज टेकन, ठीक है ना। जैसे ड्राइव्स है, ड्रोव है, ड्राइव इन, ऑल आर रिड्यूस्ड एज ड्राइव फॉर एग्जाम्पल। और देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए वर्ड टू इट्स एक्चुअल रूट फॉर्म, ठीक है ना। द वर्ड एक्सट्रैक्टेड थ्रू लेमनाइजेशन इज कॉल्ड लेमा। इस तरीके से जो वर्ड आता है उसको हम क्या कहते हैं, लेमा। लेमा इज अ बेस रूट वर्ड ऑफ एन इन्फ्लेक्शनल वर्ड दैट एग्जिस्ट इन अ डिक्शनरी लाइक ए स्टेम। स्टेम के जैसा ही प्रोसेस है, बट लेमनाइजेशन में एक्चुअल रूट, ओरिजिनल रूट वर्ड तक जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चेंज है, तो चेंज मेरा ओरिजिनल डिक्शनरी का रूट वर्ड चेंज होता है ना, यहाँ पे चेंज्ड है, ठीक है ना। तो इसमें से डी हटा दिया, चेंजर है तो आर हटा दिया। लेकिन सेम अगर स्टेमिंग की बात करें तो स्टेमिंग में देखिए CHANG ये हटाया है, यहाँ पे क्या CHANG, ING हटा दिया, ES हटा दिया, ED हटा दिया, R हटा दिया। लेकिन ये चेंज क्या कोई डिक्शनरी का वर्ड है, नहीं है ना। लेकिन ये चेंज आपका रूट वर्ड है, डिक्शनरी का वर्ड है। तो लेमनाइजेशन इसको क्या करता है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ड तक ट्रिम करता है, और ये क्या करता है, ओनली ट्रिम करता है आपका सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस। तो हमारा लेमनाइजेशन में एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग निकलता है और इसमें नहीं निकलता है। मे बी समटाइम्स निकल भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट मैक्सिमम टाइम नहीं निकलता है। क्लियर। स्टेमिंग एंड लेमनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद है केस नॉर्मलाइजेशन। केस नॉर्मलाइजेशन का मतलब है अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैसे भी अगर लिखा है तो उसको जनरली क्या करना चाहिए, हमें
एक केस में लोअर केस को फॉलो करना चाहिए। जैसे पाइथन भी अगर आप कोडिंग करते हो ना, तो बेटा क्या बताया गया है कि आप उसको लोअर केस में लिखो, प्रोग्रामिंग लोअर केस में लिखो। तो हम क्या करते हैं, केस को नॉर्मलाइज करते हैं। जितने भी जैसे यहाँ एग्जाम्पल से देखिए, ये सेंटेंस केस जैसे भी दिया हुआ है, ये कैपिटल केस में है, इसको ये क्या है, कैमल केस में है। तो इस तरीके से इसने इन सब को क्या किया, एक केस में लोअर केस में कन्वर्ट करके लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद है फाइनली कन्वर्ट टू नंबर्स। As computer language understand numbers better than alphabets and words। ठीक है ना, कंप्यूटर का लैंग्वेज जैसे इंसान का लैंग्वेज, ह्यूमन बीइंग का लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी जो भी है, लेकिन कंप्यूटर नंबर्स के टर्म में चीज़ों को समझता है, वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को वो क्या करता है, नंबर्स के टर्म में समझता है। तो हमें क्या करना होता है, उसको जिसका जो लैंग्वेज है अगर उस टाइप में इंटरेक्ट करे तो कन्वर्सेशंस क्या होता है, हमारा फास्ट होता है और ज़्यादा ग्रास्पिंग भी होता है। तो अल्टीमेटली जो भी वर्ड्स उसके पास जाता है ना, उसको वो क्या करता है, नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सो दैट कि उसको इजी हो, आसानी हो उस चीज़ को ग्रास्प करने में। तो ये जो मेथड है, ये बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम के थ्रू, जो भी टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के फाइनल स्टेप में वो बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम, जिसमें कि TF और IDF, टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी मेथड का यूज करके वो नंबर्स में कन्वर्ट करता है। ये TF IDF वाला मैं आपको एक और अलग से उसका वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, बैग ऑफ वर्ड्स क्या होता है। ये क्वेश्चंस है बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के लिए पूछ सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्स गिवन है, इसका आप टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन कीजिए। तो इन आपको क्या करना है, जितने स्टेप्स मैंने बताए ना, सेंटेंस सेगमेंटेशन, दूसरा टोकेनाइजेशन, तीसरा रिमूविंग ऑफ स्टॉप वर्ड्स, चौथा क्या है आपका स्टेमिंग, फिर स्टेमिंग कर दिया आपने तो लेबनाइजेशन में भी और में नॉट नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, केस नॉर्मलाइजेशन कीजिए और फिर उसको हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेप है मेरा कि उसको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे TF। तो ये सारे स्टेप्स करके अगर आप दिखाओगे ना तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा और लगेगा टीचर्स को, एग्जामिनर को कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटू, अब देखिए बैग ऑफ वर्ड्स क्या है। एक्चुअल में बैग ऑफ वर्ड्स पहले मैं डिफाइन कर ही देती हूँ। अ बैग ऑफ वर्ड्स कंटेन टू थिंग्स, अ वोकेबलरी ऑफ नोन वर्ड्स, अ मेजर ऑफ द प्रेजेंस of known words such as frequency of words. It is called a bag of words because it contains just the collection of words without any information about the order or structure of words in the document. It only tells that the known words occur in the document, not their position in the document. अब जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई एक डॉक्यूमेंट है, तो वो क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड्स है उनको क्या करेगा, उठा उठा के एक बैग में डालता जाता है। और इससे कोई मतलब नहीं है कि किस उसका पोजीशन क्या है या लोकेशन क्या है, वो रैंडमली उस वर्ड को उठाएगा, इस बैग में स्टोर करता चला जाएगा। सारे वर्ड्स को क्या करेगा, स्टोर करेगा। डॉक्यूमेंट 1 को रीड कर, डॉक्यूमेंट 1 से स्टार्ट करेगा रीड करना, और जो भी वर्ड्स उसको मिल रहा है वो क्या करेगा, उस बैग ऑफ वर्ड्स में डालता चला जाएगा। डॉक्यूमेंट 2 को रीड किया उसने, सपोज डॉक्यूमेंट 2 को रीड किया और वो फर्स्ट एक वर्ड उसने ऐसा इनकाउंटर किया जो पहले डॉक्यूमेंट 1 में था, तो अब क्या करेगा, उस वर्ड के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी की काउंट को बढ़ा देगा। जिसमें सपोज डॉक्यूमेंट 1 में इट था, डॉक्यूमेंट 2 में भी उसे इट मिला, तो अब यहाँ पे इसने इट तो लिख दिया है, लेकिन इट के आगे में ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स कि इट इसको दोबारा मिला है तो इसके आगे 2 लिख देगा। अगर सपोज वाज था तो वाज इसका डॉक्यूमेंट 1 में भी मिला, इसे डॉक्यूमेंट 2 में भी लिखा, तो वाज लिखने के बाद क्या करेगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इट अपीयर्स, यहाँ पे 2 कर देगा। तो इस तरीके से वर्ड की को अलग लिखता है और उसके राइट हैंड साइड में उसकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट, वो स्टोर करता जाता है। और ये भी साथ में कि उस पोजीशन, ये नहीं कि डॉक्यूमेंट 1 का फर्स्ट वर्ड है तो उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखे, वो रैंडमली किसी भी पोजीशन में उसको रखता जाता है। ठीक है ना, ये होता है आपका बैग ऑफ वर्ड्स।
यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप इस चीज़ को, मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी आपको भेजा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। वह इसके बाद देखिए इसमें स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द बैग ऑफ वर्ड्स में कितने हैं बेटे आपके। टेक्स्ट नॉर्मलाइज करेगा पहला, उसके बाद वोकेबलरी या डिक्शनरी बनाएगा उन वर्ड्स की, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेक्टर जो क्रिएट करेगा जो कि टीएफ का मेथड है, और उसके बाद कैलकुलेट टीएफ आईडीएफ। ये 4 स्टेप्स हैं बैग ऑफ वर्ड्स के, जो कि हमें नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए मैं क्या करूँगी, इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। बाकी बैग ऑफ वर्ड्स को आप डेफिनेशन के साथ ऐसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और ठीक है ना, ये हो गया हमारा बैग ऑफ वर्ड्स। टीएफ आईडीएफ किस चीज़ का एल्गोरिथम है, जो भी वर्ड्स है या वोकेबलरी है या डिक्शनरी के जो वर्ड्स इसने बनाए उसको नंबर्स में कन्वर्ट करने का एल्गोरिथम है, इतना याद रखिएगा। ठीक है बेटा, आई थिंक ये हमारा एनएलपी चैप्टर था। इसमें अब टीएफ और आईडीएफ है जो कि ऑप्शनल है। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ना अगर सिलेबस को देखूं तो वहाँ पे स्टार मार्क करके ये ऑप्शनल लिखा गया। इट मीन्स कि टीएफ और आईडीएफ मेथड आपसे नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा टीएफ क्या होता है तो टर्म फ्रीक्वेंसी, आईडीएफ क्या होता है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। टीएफ में हम क्या करते हैं, किसी भी वोकेबलरी के जो वर्ड्स थे उसकी वो कितना टाइम अपीयर हो रहा है किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी कॉर्पस में, उसके नंबर्स को हम काउंट करते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। और आईडीएफ में क्या करते हैं कि रिमूविंग वर्ड्स को हम, जैसे स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करते थे तो वो चीज़ हम आईडीएफ में कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये 2 मेथड होता है। ठीक है ना, यहाँ पे इस चीज़ को मैं एक वीडियो और छोटा सा बना दूंगी जिसमें कि टीएफ आईडीएफ वाला प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये जो चैप्टर, लेकिन इस वीडियो में जितना भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया ना बेटा, ये तेरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, शांत मन से देख लीजिएगा, और फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। ठीक है ना बेटू, चलो बाय।